हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग तो इस बात को लेकर अवगत हो ही चुके होंगे कि आईबीपीएस ने 2025-26 वर्ष के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों की संख्या निर्धारित कर दी है। कुल जो पद है वह 896 है। हम लोग जानेंगे इस वीडियो सेशन में कौन कौन से ऐसे पद है। और यदि हम लोग राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं तो उसके लिए कितने पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, राजभाषा अधिकारी को ही लेकर के हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी किया जा सकता है, इन सभी बातों को लेकर के हम लोग काफ़ी विस्तार से इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। फ्रेंड, ये 6 पोस्ट्स इस नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किए गए हैं जिसमें वैकेंसीज़ है। आईटी ऑफिसर के लिए है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए है, राजभाषा अधिकारी के लिए है, लॉ ऑफिसर के लिए है, एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए है और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है। इतने सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर किया गया है 896 की संख्या में। हम लोग पहली जो इम्पॉर्टेंट जो बात है जो चयनात्मक प्रक्रिया को लेकर के वह है कि कब से इसका आवेदन दिया जा रहा है। फ्रेंड, 1 अगस्त से ही आवेदन लिए जा रहे हैं और 21 अगस्त 2024 तक आप इस के लिए आवेदन दे सकते हैं। अपने अपने जो भी पोस्ट आपके जो रुचि में है आप उस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन के लास्ट डेट से लेकर के आपका पीटी तक अर्थात प्रिलिमिनरी टेस्ट तक की बात करते हैं तो आपके हाथ में काफ़ी अच्छा खासा समय मिलता है तैयारी करने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं 1 तारीख को ही लेकर के तो पूरा का पूरा अगस्त महीना आप इसके लिए रख लीजिए। अब पूरा अगस्त ले लीजिए, सितंबर ले लीजिए, अक्टूबर ले लीजिए, फिर नवंबर ले लीजिए, है ना। अक्टूबर तक ही यदि हम लोग ले लेते हैं तो आपके पास कम से कम 3 महीने तो हाथ में है। काफ़ी अच्छा खासा आपके पास समय है, आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा उनको मुश्किल हो सकता है जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे, उनके लिए 3 महीने की तैयारी हो सकता है थोड़ा सा कम पड़े, लेकिन वो डबल एफर्ट्स लगाएं, काफ़ी अच्छी तरह से एक काफ़ी सिंसियरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ वो करते हैं तो फिर इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यदि आप इसमें पास होते हैं, पीटी में पास होते हैं, तब आपको मेन एग्ज़ाम में बैठना और जो मेन एग्ज़ाम जो होगा वह दिसंबर में हो जाएगा। अर्थात 1 महीने के भीतर यह रिज़ल्ट पीटी का डिक्लेयर कर देगा और इसके बाद फिर मेन का भी जो नियत जो तारीख होगा वो भी घोषित कर दिया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा। दिसंबर का यहाँ पर नियत तारीख यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन दिसंबर में मेन का परीक्षा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा तुरंत कहा जाए तो 1 महीने के लगभग उससे पहले ही मेन परीक्षा का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर देगा जनवरी-फरवरी के महीने में। इसके बाद जो इंटरव्यू जो होगा वह भी लगभग 1 से 1.5 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी फास्ट प्रक्रिया है, काफ़ी तेज़ी से आपकी चयनात्मक प्रक्रिया वहाँ पर पूरी होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर उसके 1 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी प्राप्त हो जाता है। आप जिस भी बैंक के लिए अंतिम रूप से चयनित होते हैं वो बैंक का आपको पोस्टिंग के लिए लेटर जारी कर देती है। तो कहा जाए तो काफ़ी यह ल्यूक्रेटिव है इसके फास्ट प्रोसेस के कारण से स्टूडेंट्स में। फ्रेंड, इतना जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं इससे रिलेटेड अन्य तरह के महत्वपूर्ण बातों को। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन से बैंक्स इसमें भाग ले रहे हैं, किन किन बैंक में वैकेंसीज़ है। जो 896 वैकेंसीज़ है, कौन कौन से बैंक मिल करके 896 वैकेंसीज रिलीज़ किए हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक है।
ठीक है। यदि आपका चयन होता है तब इन्हीं में से कोई ना कोई बैंक में आपका अंतिम रूप से चयन होगा, उनके तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त होगा। इसके बाद फिर हम लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। सबसे पहले तो हम लोग एज को ही देखते हैं, क्योंकि वो ये नेशनलिटी को लेकर के हम लोग उसे छोड़ते हैं। हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर बात करते हैं एज को लेकर के। एज को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि मिनिमम 20 साल होनी ही चाहिए और मैक्सिमम यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 साल यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए डेट भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि आपका जो जन्म हुआ रहेगा वह उस समय से लेकर के 1 अगस्त 2000 मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज के तारीख तक 30 साल होना चाहिए। जो मैक्सिमम जो सीमा है वह 30 साल इस तारीख तक ही होना चाहिए। एक दिन अगर आपका बढ़ता है तब आप इसके लिए अर्हता नहीं रखते हैं। यहाँ डेट भी फिक्स कर दिया गया है कि 1 अगस्त 2004 के बाद आपकी पैदाइश नहीं हुई है तब आप क्या है कि आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिलैक्सेशन अलग अलग श्रेणियों के लिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट डिसेबिलिटी के शिकार हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन और इसी कैटेगरी में आने वाले अन्य के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद एक और भी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 5 साल का, जो 1984 के दंगों में जिनके परिवार पीड़ित हुए थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। ये सब सारे जो हम लोग देख पा रहे हैं वो डिसेबल्ड पर्सन्स के जो है ना उसके अर्हता को लेकर के वो किस तरह से रिजर्वेशन प्राप्त होता है कर सकता है, किस कंडीशन में प्राप्त कर सकता है, उसको लेकर के बात उधर हो रही थी। हम लोग बात कर रहे थे राजभाषा अधिकारी को लेकर के। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन राजभाषा अधिकारी के लिए क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट है हिंदी में, आपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई हिंदी भाषा में किया हुआ है, हिंदी साहित्य में किया हुआ है और इसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन में, स्नातक में आप अंग्रेजी एक विषय के रूप में रखे हुए होंगे, तब आप इसके लिए अर्हता रखते हैं, अन्यथा नहीं रखते। ये हो गया प्रथम क्राइटेरियन। दूसरा जो क्राइटेरियन है, जो मापदंड है, वह है कि आपको तो होना ही चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर तो होना ही चाहिए, लेकिन आप संस्कृत में हो, है ना। और यदि स्नातक में आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विषय के रूप में लिए हुए हैं, तभी आप इस तरह के परीक्षा के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए अर्हता रखते हैं, अन्यथा नहीं रखते हैं। तो यही 2 क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें कोई PGDT की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके लिए अब राजभाषा अधिकारी के लिए जो PT का जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के खंडों पर प्रश्न आधारित रहेंगे। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 तरह के खंड रहेंगे, एक अंग्रेजी भाषा पर और दूसरा तर्कशास्त्र पर और तीसरा हम लोग सामान्य ज्ञान पर यहाँ पर प्रश्न मिलते हुए दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेजी भाषा पर आधारित कितने प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न रहेंगे और इसके लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है और इसके लिए 40 मिनट अलग से आपको समय प्राप्त होगा। रीजनिंग के लिए 50 प्रश्न रहेंगे और इसके लिए जो 50 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए भी आपको 40 मिनट समय प्राप्त होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए भी वही बात है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि अंग्रेजी भाषा में 50 प्रश्न रहेंगे, है ना,
लेकिन 50 प्रश्न एक एक मार्क्स नहीं लिए हुए रहेंगे, उससे कम अंक लिए हुए रहेंगे, आधे अंक लिए हुए रहेंगे। इस कारण से कहा जाए तो अंग्रेजी भाषा पर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया गया है, ज़्यादा प्रश्न लेकिन अंक कम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पीटी का जो सिलेबस रहने वाला है कुछ इसी तरह का है। 2 घंटे आपको मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 घंटे आपको कंपोजिट टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको तोड़ तोड़ करके समय प्राप्त होगा। 40 मिनट अंग्रेजी के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद फिर आपका रीजनिंग का पोर्टल खुलेगा, फिर उसके लिए आपको 40 मिनट देने, फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस का आपका पेज खुलेगा, फिर वहाँ पर आपको जो भी प्रश्न होंगे वो 40 मिनट में उसको सॉल्व कर देना है। और सभी के लिए अलग से मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, है ना, जो कट ऑफ होगा वो किए जाएंगे IBPS के द्वारा। इसके बाद फिर कंपोजिट जो कट ऑफ आपका होगा ये इस बात को तय करेगा कि आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि निर्धारित कट ऑफ मार्क्स को आप प्राप्त करते हैं तब आप मेन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि मेन एग्ज़ाम का क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। फ्रेंड, जो मेन एग्ज़ाम हम लोग देख रहे हैं इसमें आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज को यहाँ पर 2 तरह के नेचर में बांटा गया है, एक तो ऑब्जेक्टिव नेचर और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव नेचर। ध्यान रखना है कि ये जो दोनों तरह के जो परीक्षाएं होगी वो ऑनलाइन मोड में ही होगी, पेन एंड पेपर मोड में रहने वाला है नहीं। 45 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और इसमें किस तरह के प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में 45 क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न रहेंगे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, और कुछ प्रश्न रहेंगे अंग्रेजी से हिंदी, कुछ प्रश्न आपके रहेंगे हिंदी से अंग्रेजी, और कुछ प्रश्न रहेंगे वोकैबुलरी पारिभाषिक शब्दों पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी पर आधारित प्रश्न आपको प्राप्त होगा। इसके बाद फिर आपको हिंदी के से संबंधित कुछ हो सकता है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं, अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रह सकते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और इसके लिए अलग समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है, 30 मिनट का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, आपको कीबोर्ड से टाइप करके डिस्क्रिप्टिव पेपर को लिखना है। ठीक है, आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है, या तो रिमिंगटन गेल में या तो इंस्क्रिप्ट में आपको टाइपिंग करके वहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके लिए 30 मिनट अलग से दिया गया है। कहा जाए तो मेन पेपर ही गेम चेंजर है, क्योंकि यह आपका स्कोरिंग पेपर होगा। जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं इसमें उतना अच्छा रहेगा। और जो पीटी है तो वो तो बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो कैंडिडेट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वो उस प्रक्रिया को अपनाई जाती है। यदि आप निर्धारित कट ऑफ मार्क्स मेन पेपर में लाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इस तरह से इंटरव्यू में भी आप अच्छा करते हैं तो अंतिम रूप से आप चयनित होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए राजभाषा अधिकारी के लिए कितने पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं राजभाषा अधिकारी के लिए कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर वैकेंसीज़ है। कितनी वैकेंसीज़ है पंजाब नेशनल बैंक में? 25 वैकेंसीज़ है। अर्थात यदि आपका अंतिम रूप से चयन होता है तब आप पंजाब नेशनल बैंक को सर्व करेंगे एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोई दूसरा बैंक में राजभाषा अधिकारी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड, एनआर जहाँ पर भी लिख रहा है, जैसे कि यूनियन बैंक में भी वैकेंसीज रह सकता है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट वहाँ पर नहीं किया गया है। इससे ज़्यादा ही वैकेंसीज होगा, ये तो अभी डिक्लेयर किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, और सभी बैंक डिक्लेयर करेगी। जहाँ पर भी आप एनआर देख रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हमारे पास कोई अभी वैकेंसी नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है
है ना, नॉट रिपोर्टेड, लेकिन रिपोर्ट करेगी करेगी बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट करेगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्ट करेगी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट करेगी, इंडियन बैंक रिपोर्ट करेगी, पंजाब एंड सिंध बैंक रिपोर्ट करेगी, इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये किस तरह का यहाँ पर ये रिपोर्ट करने वाली बात की जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज फॉर सम बैंक्स। ये जो एनआर है इसका जो रेलिवेंस है लिखने का वह है कि बैकलॉग जो वैकेंसीज है उस तरह के वैकेंसीज को ले करके इंक्लूड कर सकती है जो बैंक अभी डिक्लेयर नहीं किया जिसमें एनआर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड ये रहा इस एग्ज़ाम को लेकर के महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद अब हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। फ्रेंड जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पीटी की, तो पीटी में हम लोगों ने देखा कि पीटी में 3 ही खंडों पर आपको काम करना है। कौन कौन ये खंड है? अंग्रेजी भाषा, इसके बाद रीजनिंग है और इसके बाद जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, और प्रश्न जो होते हैं वे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होते हैं। अंग्रेजी भाषा और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, रीजनिंग पर भी प्रश्न स्टैंडर्ड होता है और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको हर दिन आपको पढ़ाई करना है। जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। ओलंपिक गेम्स हो रहा है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न अभी से ही कलेक्ट करना शुरू कर देना होगा। और यदि आप 6 महीने तक, अभी चूँकि 3 महीना है ना एग्ज़ाम पीटी का एग्ज़ाम होने में, और 3 महीना पहले तक का जो भी समसामयिकी घटना हुई है बैंक से संबंधित उसको लेकर के आपको कलेक्शन संग्रह कर लेना है। आप इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग से रिलेटेड आपकी यदि आधारभूत जो अवधारणा है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो यदि क्लियर है तो फिर तो रीजनिंग से संबंधित बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। अंग्रेजी से के साथ भी वही बात है। और जहाँ तक बात है मेन परीक्षा की तैयारी करने का, मेन परीक्षा में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इसी पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। उसमें तो कट ऑफ जो जाता है पीटी में, जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी कम जाता है। उसमें बहुत सारे लोग पास तो हो जाते हैं लेकिन ना इसमें छटते हैं। मेन एग्ज़ाम में छटने का काम उनके साथ होता है। प्रोफेशनल नॉलेज में आपके पास ट्रांसलेशन की दक्षता, अनुवाद करने की दक्षता आपके पास काफ़ी होनी चाहिए। और साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दों को लेकर के आपको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अनुवाद तो सीखेंगे आप, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्टिव वे में भी अनुवाद करने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सतत अभ्यास करने की ज़रूरत है और अभी से अभ्यास करना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि आप यह सोच करके तैयारी करें कि अभी पीटी में पास होंगे तभी तो हमें मेंस में बैठने के लिए इजाज़त मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करिए। आपको करना क्या है, एक संतुलित पढ़ाई करना है। पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चलिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी 70-30 का रेशियो लेकर के चल सकते हैं, अर्थात 70% आप अपनी एनर्जी को झोंके पीटी की तैयारी करने के लिए, लेकिन 30% एनर्जी आपको मेंस के लिए झोंकना पड़ेगा अभी। इसके बाद फिर यदि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है, आप मेन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तब उस समय आप 100% एफ़र्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन 30% एफ़र्ट्स आप मेन एग्ज़ाम के लिए भी लगाएं। ठीक है, अब फ्रेंड बात करते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी कम से कम समय में गाइडेंस में कैसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स में आप देखेंगे कि इन सभी चीज़ों
की तैयारी आपकी अच्छी तरह से हो पाएगी। जहाँ तक मेन एग्ज़ाम की बात है तो इन सारी चीज़ों की तैयारी आपकी हो जाएगी। प्रोफेशनल नॉलेज में राजभाषा अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर वही ट्रांसलेशन होता है। सारे तरह के आपके लाइव क्लासेस प्राप्त होंगे। ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए भी क्लासेस आपको प्राप्त हो जाएंगे। मतलब मेन एग्ज़ाम के लिए आपको एक ज़रा सा भी सोचना नहीं है। जहाँ तक पीटी एग्ज़ाम की बात है तो हमारे कोर्स में इंक्लूड है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के आपको लाइव क्लास मिलेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स मिलेंगे। ओके, आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी प्राप्त होंगे। रीजनिंग पर आधारित आपको क्लासेस नहीं प्राप्त होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको लाइव क्लासेस नहीं प्राप्त होंगे, किंतु आपको स्टडी नोट्स प्लस मॉक्स प्राप्त होंगे। आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। कोर्स का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ, आप उस लिंक पर जाकर के हमारे कोर्स के डिटेल्स को देख सकते हैं। मेंस में आप जिस तरह से आप एग्ज़ाम में जो लेआउट देखते हैं ऑनलाइन मोड में, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको वहाँ पर लेआउट प्राप्त होगा और आपको जो मूल्यांकन प्राप्त होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए वो आपको ऑनलाइन प्राप्त होगा। इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपका कोर्स उपलब्ध है। आशा करते हैं कि आप उस कोर्स का अवश्य लाभ उठाइएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जहाँ पर हम लोग अब सीधा सीधी सिलेबस को कैसे पूरा किया जाए और किस तरह के प्रश्न को लेकर के हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, उसको लेकर के हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।